हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का अगली क्लास के अंदर। बेटा, जैसा कि हमने बताया था कि पिछली क्लास में जो हर्ष सर ने गैस पेपर बनाया था उसमें से 30 क्वेश्चन आपको करवा दिए थे। और आज ही क्लास में फटाफट आपको 30 क्वेश्चन और आज ही क्लास में करवा देंगे। उन्होंने एक पेपर बनाया था, उसमें से 30 क्वेश्चन पिछली बार करवा दिए थे और आगे के 30 क्वेश्चन अब हम इस क्लास के अंदर करवाएंगे। तो फटाफट बेटा, बिना देरी करे अपन ने इसको स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको बताया ना कि बिल्कुल बहुत ही मेहनत करके बहुत ही अच्छे तरीके से हर्ष सर ने इसको पेपर को एग्जाम की दृष्टि को देखते हुए बनाया है, ताकि मैक्सिमम चीजें कवर हो सके। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वैसे हो सके। तो बेटा, इसमें डरने की कोई बात नहीं है, जितने क्वेश्चन सही हो उतने बढ़िया है। अगर सही नहीं हो तो ये सोच लेना कि पहले जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं अपने को पहले ही पता लगी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें। और जो लाडले अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब चैनल नहीं किया है बेटा, अभी नहीं, जब वीडियो एंड हो जाए तब, बीच में नहीं छोड़ना। जब वीडियो एंड हो जाए तो सिर्फ 2 सेकंड लगेंगी आपके प्यारे हर्ष सर के लिए और हमारे लिए चैनल सब्सक्राइब करना। तो अगला क्वेश्चन बेटा, द्वितीयक लैंगिक लक्षण मादा में किस हार्मोन से प्रकट होते हैं? ठीक है, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, डी ए और बी दोनों। तो किस हार्मोन की वजह से मादा के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षण उत्पन्न होते हैं? तो बेटा बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। देखो, ऐसे क्वेश्चन तो क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन तो गलत होने ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसमें जाएगा ईस्ट्रोजन। बेटा, यही अगर क्वेश्चन आ जाता कि नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण किसकी वजह से होता है, तो आप सबको बताया किसकी वजह से होता है, टेस्टोस्टेरोन की वजह से। ठीक है, तो बेटा इजी क्वेश्चन है ये, इसीलिए सबको पता ही पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता चला ना, अगर किसी का गलत हो गया क्वेश्चन, तो बेटा ये सोच लो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पहले पता लग गया। इसीलिए तो कह रहा हूं ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को एंड तक देखना है। बेटा गलत पहचानिए, इधर तो लिखा हुआ है जानवर और इधर लिखा है ईस्ट्रस साइकिल कितने दिन का होता है। तो बेटा गलत कौन सा है? गाय में 21 दिन का, बकरी में 20 दिन का, भेड़ में 21 दिन का और कुतिया में 6 माह का। इनमें से गलत कौन सा है? बिल्कुल बेटा सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि इतना एक क्वेश्चन तो देखते होने वाले। देखो फटाफट करने हैं अपने को, इस टाइम पे एग्जाम का टाइम है, तो फटाफट फटाफट अपने को कम से कम एक बार आंखों के सामने से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल देने। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा? सी, भेड़ के अंदर। ठीक है बेटा, भेड़ के अंदर 21 दिन नहीं होता, भेड़ के अंदर कितना होता है? 17 दिन होता है बेटा। ठीक है, तो अगला चलते हैं अपन। भारत में पशुधन की गाय कुल कितने प्रतिशत है? टोटल पशुधन है ना भारत के अंदर, 20वीं पशुगणना के अनुसार, उसमें गाय कितने प्रतिशत है टोटल पशुधन की? 26%, 32%, 55% और 36%। कौन सा आएगा बेटा इसमें आंसर? बेटा ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए बेटा, कोई दिक्कत नहीं, अगर आए तो बहुत बढ़िया है, और नहीं आए तो ये सोच लो, हमें पता लग रहा है कि किस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में। ठीक है, एग्जैक्ट यही आए ऐसा जरूरी नहीं है बेटा। ठीक है, लेकिन किस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे, उस पार्ट से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बेटा इसका आंसर चला जाएगा इसका बेटा बी। ठीक है, तो अगला चलते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन। देखो बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए। ठीक है, सर्वाधिक भैंस एवं सबसे कम भैंस राजस्थान में क्रमशः है, किस जिले के अंदर सबसे ज्यादा है और किस जिले के अंदर सबसे कम भैंस है? पहला है जैसलमेर और जयपुर, दूसरा है भरतपुर और जैसलमेर, तीसरा है जयपुर और जैसलमेर, चौथा है अलवर और बाड़मेर। तो फटाफट बताओ भाई, किस जिले के अंदर तो सबसे ज्यादा भैंस पाई जाती है और किस जिले के अंदर सबसे कम भैंस पाई जाती है? फटाफट बताओ बेटा। तो सही कह रहे हो बेटा, सी आंसर आ जाएगा। देखो टाइम नहीं है बिल्कुल भी, अगर आता है तो बढ़िया, नहीं आता तो फटाफट इसको डिवीजन कर लो बेटा, एक तरीके से आपको पता लग जाएगा पहले। तो सबसे ज्यादा भैंस तो कहां पाई जाती है बेटा? जयपुर में पाई जाती है सबसे ज्यादा भैंस, और सबसे कम कहां? जैसलमेर में। अरे बेटा उस रेतीले टीलों के अंदर कहां भैंस मिलेगी? ठीक है, तो इसीलिए क्या है, जैसलमेर के अंदर सबसे कम। याद रखने का तरीका बता रहा हूं एक आपको, कि भाई जैसलमेर में सबसे कम और जयपुर में अंदर सबसे ज्यादा। अब अगला क्या है कि 20वीं पशुगणना में 19वीं की तुलना में सर्वाधिक कमी किस जानवर के अंदर आई है? कि 19वीं में तो उनकी संख्या थी और 20वीं में सर्वाधिक कमी, किस जानवर की संख्या में सर्वाधिक कमी आई है? 19वीं और 20वीं पशुगणना को अपन कंपेयर करते हैं तो घोड़ा, बकरी, सुअर और गधा। तो 35 का आंसर बेटा फटाफट आप लोग जिनको आता है उन्होंने लिख लिया होगा, नहीं आता तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता लग जाएगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इसका आंसर चला जाएगा डी। बेटा
19वीं पशुगणना की तुलना में 20वीं पशुगणना में गधे की संख्या बहुत कम हो गई है, ऐसे मान लो। ठीक है, बहुत ही बड़ा चेंज आया गधे के अंदर, तो इसका आंसर चला गया गधा। तो जिसका गलत हो गया वो स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। देखो बहुत ही कम टाइम बच रहा है, एक तो बिल्कुल एंड टाइम आ गया, इसलिए फटाफट करेंगे हम क्वेश्चन को। गलत पहचानिए। ठीक है, गधा, बकरी एवं ऊंट की संख्या में राजस्थान का प्रथम स्थान है। अगला क्या है, सर्वाधिक गाय राजस्थान में बीकानेर जिले में है। तीसरा है, भैंस की संख्या में राजस्थान का 5वां स्थान है। और चौथा है, राजस्थान के बाड़मेर जिले में सर्वाधिक बकरी पाई जाती है। तो कौन सा कथन गलत है, फटाफट बताओ बेटा। तो बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, मैं बता देता हूं आपको, जिन्होंने कर लिया बढ़िया, नहीं किया उनको मैं बताता हूं फटाफट फटाफट, टाइम लग जाएगा ऐसे तो। इसका आंसर जाएगा बेटा सी। ठीक है, कौन सा कथन गलत है, सी, क्योंकि भैंस का राजस्थान में कौन सा स्थान है बेटा, 5वां नहीं है, दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है बेटा, दूसरा स्थान है भैंस के अंदर। देखो गधे के अंदर और बकरी के अंदर और ऊंट के अंदर, इन तीनों में तो पहला स्थान है। किस किस में, गधे में, बकरी में और ऊंट में। ठीक है, और अगर एग्जाम में पूछे ना गाय में, तो सर्वाधिक गाय राजस्थान में कहां मिलती है बेटा, बीकानेर में मिलती है सर्वाधिक गाय राजस्थान में। ठीक है, और राजस्थान के बाड़मेर जिले में सर्वाधिक बकरी मिलती है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ना कि बकरी सर्वाधिक कौन से जिले के अंदर मिलती है, तो बेटा बाड़मेर जिले के अंदर सर्वाधिक बकरी मिलती है। तो बेटा पता चल गया भैंस का राजस्थान में कौन सा स्थान है, दूसरा। अगर अगला क्वेश्चन चलते हैं फिर। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हर सर ने आपके लिए, बहुत मेहनत करके। ठीक है, तो फटाफट पूरे क्वेश्चन करने हैं आपको, एंड तक करने हैं बेटा। अगला क्या है, गलत पहचानो। इधर तो लिखा हुआ है नाम और इधर लिखा हुआ है जानवर। लंबी बार या लोला या मुल्तानी, साहिवाल, अजमेर या रेंडा गिर को बोलते हैं, दिल्ली भैंस मुर्रा को बोलते हैं, पचबंदरा या पंचकल्याणी सूरती को बोलते हैं। इनमें कौन सा कथन गलत है बेटा। देखो ये तो देखते पता लग रहा है, इतना इजी क्वेश्चन है बेटा। इसका आंसर चला जाएगा चौथा। बोलो गुरुजी टाइम ही नहीं दे रहे। अरे बेटा टाइम ही तो नहीं है, अगर आपने कर दिया तो कर दिया, नहीं करा तो देख लो, कम से कम रिवीजन हो रहा है ना आपका। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पता लग रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो बेटा देखो लंबी बार, लोला और मुल्तानी, ये तीनों नाम किसके हैं, साहिवाल के हैं बेटा। क्या क्या, लंबी बार, लोला और मुल्तानी। अजमेर और रेंडा ये गिर क्या है। दिल्ली भैंस किसका है बेटा, मुर्रा का। ठीक है, मुर्रा का दूसरा नाम क्या है, दिल्ली भैंस। ठीक है, और पंचभद्रा और पंचकल्याणी बेटा ये नीली रावी का नाम है। ये दोनों नाम किसके हैं, नीली रावी के। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेना कि पंचभद्रा और पंचकल्याणी के नाम से जाने वाली नस्ल कौन सी है, तो बेटा वो है नीली रावी। ठीक है, तो इसलिए चौथा आंसर क्या हो गया, इसका गलत चला गया। अगला क्या है बेटा, गलत पहचानो। बेटा देखो ये गलत पहचानो, सही पहचानो, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते आपके, कम आते हैं तो हमने ज्यादा इसलिए ढाल रखे हैं कि ज्यादा से ज्यादा चीज एक क्वेश्चन के अंदर कवर की जा सके। मतलब एक क्वेश्चन में चारों ऑप्शन है ना, तो चारों ऑप्शनों से 4 क्वेश्चन बनाए जा सके, ताकि 4 चीजों का आपका रिवीजन हो सके, इसलिए बनाया ये ऐसा पेपर। ऐसे देखकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। गैस्ट्राइटिस की गलत पहचानना आपको। गैस्ट्राइटिस आमाशय का प्रदाह, हिपेटाइटिस यकृत का प्रदाह, ग्लोसाइटिस मसूड़ों का प्रदाह, न्यूमोनिया फेफड़ों का प्रदाह। इनमें से कौन सा कथन गलत है बेटा, कौन सा मिलान गलत है। तो बिल्कुल बेटा सही कह रहे हो, जिन्होंने कर लिया उनको बधाई हो, और जिन्होंने नहीं किया हम बता देते हैं। देखो टाइम इतना है नहीं, किसी का भी टाइम खराब नहीं होना चाहिए। गैस्ट्राइटिस बेटा आमाशय के प्रदाह को ही बोलते हैं, ये बिल्कुल सही है। एग्जाम में सुना जाए आमाशय का प्रदाह क्या कहलाता है, तो बेटा गैस्ट्राइटिस कहलाता है आमाशय का प्रदाह। अगर क्यों सुना जाए एग्जाम में यकृत का प्रदाह क्या कहलाता है, तो बेटा देखो एक एक क्वेश्चन आएगा, ये 4 क्वेश्चन है अपने आप में, ये 4 क्वेश्चन है। ठीक है, तो यकृत का प्रदाह आ जाए क्वेश्चन में आप, तो आप क्या कर दोगे, हिपेटाइटिस। बेटा अगर फेफड़ों का प्रदाह आ जाए तो आप क्या कर दोगे, न्यूमोनिया या न्यूमोनाइटिस। लेकिन बेटा ग्लोसाइटिस क्या होता है, ग्लोसाइटिस होता है जीभ का प्रदाह या टंग का, जो जीभ का प्रदाह होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, ग्लोसाइटिस बोलते हैं। ठीक है, तो ग्लोसाइटिस क्या हो गया, जीभ का प्रदाह को क्या बोल दिया अपन ने, ग्लोसाइटिस बोल दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सी। अगला क्या बेटा, सही कथन कौन सा है। ठीक है, बाकी सारे गलत है, इसमें सही कौन सा है, कोप्रोफेगी खरगोश में एक बुराई है जो नहीं होनी चाहिए। खरगोश का अनुसंधान CSWRI है। खरगोश रिफ्लेक्स ओव्यूलेटर है। एक को छोड़कर सभी कथन सही हैं। तो फटाफट बताओ बेटा कौन सा जाएगा इसका।
तो बिल्कुल बेटा सही कह रहे हो आप। इसका आंसर क्या चला जाएगा? अरे बेटा अब तो ऐसा टाइम है कि क्वेश्चन देखते ही सही होने चाहिए। अगर सही हो रहा है तो बढ़िया, और देखते ही सही नहीं हो रहा ना तो उसमें कंफ्यूजन है, इसका मतलब उसका रिवीजन कर लो, सीधी सी बात है। ठीक है, तो एक को छोड़कर बेटा ये क्या है, एक बुराई नहीं है एक तरीके से, या नहीं होनी चाहिए बेटा, होनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर क्या है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, तो दोबारा खा के वो न्यूट्रिएंट का अवशोषण करता है, तो कोप्रोफेग की कोई बुराई नहीं है। ठीक है, और बाकी सही है बेटा। सी जो खरगोश का अनुसंधान कहाँ है, CSWRI के अंदर ही है। और खरगोश कैसे होते हैं बेटा, रिफ्लेक्स ओव्यूलेटर होते हैं। कौन कौन सा? ठीक है, फटाफट बताओ। अरे रैबिट, कैट और कैमल, ये तीनों क्या होते हैं, रिफ्लेक्स ओव्यूलेटर होते हैं। ठीक है, आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजों का भी हम क्या कराते चलेंगे, जिन्होंने पेपर कर लिया है ना पहले, वो भी देखना है, क्योंकि उनके लिए भी हम कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट चीज है ना, जो अलग ऑप्शन है, जो गलत है, उन सबको समझाएंगे हम। इसीलिए तो अपन लेके आए हैं। सही कथन कौन सा है, 40 बताओ। ठीक है, न्यूट्रोफिल कुत्ते में सर्वाधिक पाई जाती है, लिम्फोसाइट गाय में सर्वाधिक पाई जाती हैं, इओसिनोफिल एलर्जी और परजीवी जनित रोगों से लड़ने का कार्य करती हैं, और चौथा क्या है, सभी कथन सही है। तो कौन सा सही है बेटा, फटाफट बताओ बेटा। तो बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, जिन्होंने कर लिया उनको पता है, जिन्होंने नहीं किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। कुत्ते में सर्वाधिक पाई जाने वाली WBC, अगर ये देखो अपने आप में 3 क्वेश्चन हो गए अपने आप में। ये कैसे, पहला क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि कुत्ते में सर्वाधिक पाई जाने वाली WBC कौन सी है, तो बेटा कुत्ते में सर्वाधिक पाई जाने वाली WBC है न्यूट्रोफिल। अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि गाय में सर्वाधिक पाई जाने वाली WBC कौन सी है, तो बेटा लिम्फोसाइट क्या है, गाय में सर्वाधिक पाई जाने वाली WBC है। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि एलर्जी या परजीवी जनित रोगों से लड़ने का कार्य कौन सी WBC करती है, तो बेटा एलर्जी और परजीवी जनित रोग हो जाते हैं ना, उससे लड़ने के लिए इओसिनोफिल कार्य करती है। तो एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन हो गए बेटा। सारा पेपर ऐसा नहीं आता, पर ये पेपर इसलिए बनाया हुआ है कि ज्यादा चीजों का आपका रिवीजन हो सके, ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको पता लग सके। अगला क्या है बेटा, यकृत और फेफड़ों की मैक्रोफेज क्रमशः है। तो पहले तो यहाँ ये पहले तो लिखेंगे अपन, यहाँ पे तो यकृत की, और यहाँ पे कौन सी लिखेंगे, फेफड़ों की। तो यकृत की कौन सी है और फेफड़ों कौन सी है, फटाफट ऑप्शन पढ़ो और फटाफट बताओ। कुफर सेल, माइक्रोग्लियल सेल, कुफर सेल, डस्ट सेल, डस्ट सेल, कुफर सेल, मोनोसाइट। तो कौन सी है बेटा, फटाफट बताओ। तो बिल्कुल तुरंत दिमाग में आ जानी चाहिए बेटा कि यकृत की तो कौन सी है, अरे यकृत की तो होती है कुफर सेल। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया, तीसरा तो। ठीक है, और तू दूसरा क्या आ गया, फेफड़ों की। तो फेफड़ों की कौन सी होती है बेटा, डस्ट सेल। तो इसका आंसर चला जाएगा बी बेटा। यकृत की, ये सिंगल क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, कैसे कि यकृत की मैक्रोफेज कौन सी है, तो बेटा यकृत की तो है कुफर सेल, और फेफड़ों की कौन सी है, डस्ट सेल। अब बेटा इसमें एक दो चीजें और इंपॉर्टेंट बताता हूं मैं आपको, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्या है बेटा। इसको बेटा डस्ट सेल को एल्वियोलर सेल भी बोलते हैं, एल्वियोलर। ठीक है, और बेटा ये माइक्रोग्लियल सेल कहां की मैक्रोफेज है, तो बेटा दिमाग की मैक्रोफेज है। दिमाग की मैक्रोफेज है, क्या नाम बेटा, माइक्रोग्लियल सेल। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि दिमाग की मैक्रोफेज कौन सी है, तो माइक्रोग्लियल सेल दिमाग की मैक्रोफेज है। और अगर पूछ लेना रक्त की मैक्रोफेज कौन सी है, तो बेटा रक्त की मैक्रोफेज कौन सी है, मोनोसाइट। मोनोसाइट क्या है, रक्त की मैक्रोफेज। तो बेटा एक क्वेश्चन से देख लो, आपके 4-5 क्वेश्चन ठीक हो गए ना, 4-5 क्वेश्चनों का रिवीजन हो गया। अगला क्या है बेटा, निम्न में से कौन सा समूह जीवाणु जनित रोगों का नहीं है, कि जो जीवाणु से नहीं होता। तो पहला समूह हो गया एंथ्रेक्स ब्रुसेलोसिस, दूसरा हो गया टिटेनस ब्लैक क्वार्टर, तीसरा हो गया FMD रिंडरपेस्ट, चौथा हो गया लंपीजा और वुडन टंग। तो बेटा जिनको इनके मैंने कहा था ना कि जितनी भी बीमारियां हैं ना, वो कम से कम किस रोग किससे जनित है भाई, जीवाणु जनित है या विषाणु जनित है या प्रोटोजोआ जनित है, ये तो पता होना चाहिए। और कम से कम वो किससे हो रही है, उसका रोग कारक क्या है, ये तो आपको पता होना ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या चला जाएगा बेटा, सही करे बेटा, सी चला जाएगा बेटा। FMD रिंडरपेस्ट क्या है बेटा, ये विषाणु जनित है। ठीक है, जबकि एंथ्रेक्स, ब्रुसेलोसिस, टिटेनस, ब्लैक क्वार्टर, लंपीजा और वुडन टंग ये सारी किससे हैं, ये जीवाणु जनित है। सिर्फ FMD और रिंडरपेस्ट किससे है, ये विषाणु जनित है ये। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया है हर सर ने आपके लिए, तो पूरे एंड तक देखना आपको। ठीक है, कौन सा समूह उपापचयी या मेटाबॉलिक डिजीज का नहीं है, बाकी सारे हैं लेकिन एक समूह क्या है, देखो पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। उपापचयी मेटाबॉलिक का है नहीं है, तो इसमें देखो क्या पूछा पढ़ने, उपापचयी मेटाबॉलिक डिजीज का नहीं है, कीटोसिस, PPH, पीका मिल्क फीवर, थिलेरियोसिस, बबेसियोसिस, ग्रास टिटेनी और पैरोसिस। फटाफट बताओ बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है।
तो बिल्कुल पता लग गया ना ये तीसरा। ठीक है, तो 43 का आंसर कौन सा चला गया? सी। क्योंकि ये कैसा है बेटा? प्रोटोजोआ। देखो थिलेरियोसिस और बबेशियोसिस ये क्या है? प्रोटोजोआ जनित है, जबकि बाकी क्या? कीटोसिस ग्लूकोज की कमी से होता है, पीपीएच आपको पता है फास्फोरस की कमी से होता है, पीपी का भी फास्फोरस। ठीक है, तो ये सारे क्या है? मिल्क फीवर कैल्शियम कमी से होता है, ग्रास टिटनी किसकी कमी से होता है बेटा? मैग्नीशियम कमी से होता है। तो ये सारे क्या है? ये सारे होते हैं मेटाबॉलिक डिजीज है। बाकी ये थिलेरियोसिस और बबेशियोसिस ये क्या है? दोनों मेटाबॉलिक डिजीज नहीं है, यानी उपापचयी डिजीज नहीं है। अगला क्या है? निम्न में से कौन सा कथन गलत है? एक्टिनोमाइसिस को बोलते हैं वुडन टंग, एक्टिनोबेसिलोसिस को बोलते हैं लंपीजा, ब्रुसेलोसिस को बोलते हैं एप्थस फीवर, और चौथा ऑप्शन है सभी गलत हैं। तो बिल्कुल बेटा सही कह रहे हो, जिस लाडले को पता है ना वो सारा सही बता रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या चला जाएगा बेटा? चौथा चला जाएगा। ठीक है, देखो फटाफट करना है, मैं लास्ट हर बार बता रहा हूँ आपको कि चीज़ें अगर आती हैं तो बढ़िया है, नहीं आती है तो रिवीजन करना है अपने को, टाइम खराब नहीं करना अब। ठीक है, तो देखो पहली क्या है? एक्टिनोमाइसिस। एक्टिनोमाइसिस की वजह से कौन सा रोग होता है बेटा? एक्टिनोमाइसिस से वुडन टंग नहीं होता बेटा, लंपीजा होता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? एक्टिनोमाइसिस से लंपीजा होता है। एक्टिनोबेसिलोसिस इससे क्या होगा बेटा? इससे लंपीजा नहीं होता। एक्टिनोबेसिलोसिस से क्या होता है बेटा? वुडन टंग। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा दूसरे का? एक्टिनोबेसिलोसिस का वुडन टंग। ठीक है, और ब्रुसेलोसिस, ब्रुसेलोसिस को एप्थस फीवर नहीं बोलते बेटा। एप्थस फीवर किसको बोलते हैं? एफएमडी के लिए बोलते हैं एप्थस फीवर। ठीक है, एफएमडी खुरपका मुंह पका रोग है ना, उसको बोलते हैं एप्थस फीवर। ब्रुसेलोसिस का दूसरे नाम क्या क्या है? तो बेटा ब्रुसेलोसिस को अपन बोलते हैं बैंग फीवर बोल देते हैं, माल्टा फीवर बोल देते हैं, या अंडुलेटिंग फीवर। क्या क्या बोलते हैं? दोबारा बोलना मेरे साथ। ब्रुसेलोसिस को क्या क्या बोलते हैं? बैंग फीवर, माल्टा फीवर और अंडुलेटिंग फीवर। ठीक है, तो इसका चौथा ऑप्शन चला गया क्योंकि सारे गलत मिलान थे, ये अपन ने सही कर दिया ये। अब देखो इसमें क्या अगला क्वेश्चन, गलत मिलान कौन सा है? तो इसमें से कौन सा मिलान गलत है बेटा? मिल्क फीवर, दुधारू गायों में कैल्शियम की कमी से, डाउनर काउ सिंड्रोम मिल्क फीवर की ही एक विशेष अवस्था, पीपीएच मैग्नीशियम और फॉस्फोरस की कमी से, और ग्रास टिटनी हाइपोमैग्नीसिया की वजह से। कौन सा कथन गलत है बेटा? बेटा जिसने मेडिसिन की हमने क्लास ली थी, मेडिसिन की 3 क्लासों में शॉर्ट नोट्स में करवाया था आपको, पूरी मेडिसिन यूट्यूब पे डाल रखी है। ठीक है, उसमें से ही आ रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। तो सारे आपको पहले भी करवाए हुए हैं और उसमें पढ़ाए हुए हैं, तो ये क्वेश्चन तो टाइम लेने लायक है ही नहीं। इसका आंसर चला जाएगा सी, क्योंकि बेटा सही है, मिल्क फीवर को कैल्शियम कमी से होता है, आप सबको पता है। ठीक है, डाउनर का वो मिल्क फीवर की एक अवस्था है, लेकिन बेटा ये है ना मैग्नीशियम की कमी से नहीं होता, सिर्फ किसकी कमी से होता है? पीपीएच फॉस्फोरस की कमी से होता है। पीपीएच का दूसरा नाम क्या बेटा? लहू मूतना, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन यूरिया हो जाता है ना, कॉफी कलर का पेशाब आता है। ठीक है, भैंस के तो पीपीएच की कमी से होता है, फॉस्फोरस की कमी से होता है, इसलिए इसमें तो मैग्नीशियम भी लिख रहा है, इसलिए क्या हो गया? ये गलत मिलान हो गया, क्योंकि पीपीएच मैग्नीशियम और फॉस्फोरस की कमी से नहीं होता, सिर्फ अकेले फॉस्फोरस की कमी से होता है। अगला क्या है? बबेशियोसिस के लिए क्या गलत है? जो बबेशियोसिस रोग है उसके लिए इसे रेड वाटर फीवर कहा जाता है, इसकी ड्रग ऑफ चॉइस डिमिनाजीन है, इसे ईस्ट कोस्ट फीवर के कहते हैं, यह एक प्रोटोजोआ डिजीज है। तो बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को तो छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, तो जिसका फिर भी गलत हो रहा है ना, ये तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सोचो कि आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन हो रहा है, या कि आपको ये टॉपिक आ नहीं रहा तो इसका रिवीजन में फटाफट कर लूंगा, पूरे टॉपिक का ही कर लूंगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या चला गया बेटा? सी आंसर चला गया इसका। बोले गुरुजी सी कैसे चला गया? क्यों बेटा? ईस्ट कोस्ट फीवर किसको बोलते हैं? अरे ईस्ट कोस्ट फीवर तो थिलेरियोसिस के लिए बोलते हैं। ठीक है, थिलेरियोसिस के लिए अपन क्या बोलते हैं? ईस्ट कोस्ट फीवर। ठीक है, और बबेशिया के लिए तो क्या है? बड़े बबेशिया को बोलते हैं रेड वाटर फीवर, और इसकी ड्रग ऑफ चॉइस डिमिनाजीन ही है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है बेटा कि बबेशियोसिस की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? तो बबेशिया की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? डिमिनाजीन। और बबेशिया है क्या? एक प्रोटोजोआ जनित रोग है। बबेशियोसिस होता किसकी वजह से? बबेशिया बाइजेमिना की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है बेटा बबेशियोसिस? बबेशिया बाइजेमिना, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अगला, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? ठीक है, तो बेटा आपको मैं पहले बता दूं, इसमें टाइम खराब अपन नहीं करेंगे, तो इसलिए मैं आपको पहले बता दूं कि जो 47 है ना, उसका आंसर क्या जाएगा? उसका आंसर जाएगा डी, मतलब सभी मिलान सही है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप बेटा एक। क्यों? आपको सारे 3 चीजें एक साथ मिल जाएंगी। देखो थिलेरियोसिस की ड्रग ऑफ चॉइस बेटा बुपारवाक्विनोन होती है, जो ब्यूटालेक्स के नाम से आती है ना, वो बुपारवाक्विनोन क्या होती है? थिलेरियोसिस की ड्रग ऑफ चॉइस होती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना थिलेरियोसिस की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो बुपारवाक्विनोन कर देना, एग्जाम में आ जाए
कि बुपारवाक्यूनोन की डोज रेट कितनी है, तो बेटा 2.5 mg पर केजी है। ठीक है, अगला क्या है, बबेशियोसिस, उसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, डिमिनाजिन। अभी थोड़ी देर पहले तो आया ही है क्वेश्चन में। उसकी डोज रेट कितनी होती है, 3.5 mg पर केजी। बुपारवाक्यूनोन की 2.5 mg पर केजी और डिमिनाजिन की 3.5 mg पर केजी। क्विनापायरामिन किसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है, ट्रिपेनोसोमेसिस, सर्रा बोलते हैं ना जिसको, ऊंट के अंदर तिबरसा भी बोल देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, क्विनापायरामिन ड्रग ऑफ चॉइस है और उसकी डोज रेट क्या हो गई, 4.4 mg पर केजी। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये सारे ही सही हैं। ये एक तरीके से आपका रिवीजन हो गया। अगला, गलत पहचानो, इनमें से गलत कौन सा है। रोग कौन सा हो गया, एंथ्रेक्स, इसको क्या बोलते हैं, स्प्लेनिक फीवर, पल्स डिजीज, ट्यूबरक्लोसिस, सर्कलिंग डिजीज, लिस्टीरियोसिस, सिपिंग फीवर, ब्रुसेलोसिस। इसमें कौन सा कथन गलत है, गलत पहचानो। तो बिल्कुल बेटा सही कह रहे हो आप कि इसका आंसर क्या चला जाएगा, अरे इतना टाइम नहीं है, तो इसका आंसर चला गया डी। बेटा एंथ्रेक्स का क्या बोलते हैं, स्प्लेनिक फीवर बोलते हैं, ये सही है। एंथ्रेक्स का दूसरा नाम क्या है, स्प्लेनिक फीवर। पल्स डिजीज किसको बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस, क्योंकि इसके अंदर जो ट्यूबरकल बनते हैं ना बेटा, उसके अंदर कैल्शियम जमा हो जाता है और वो पल्स पेल्स जैसी संरचना दिखती है। सर्कलिंग डिजीज किसको बोलते हैं, लिस्टीरियोसिस की वजह से, क्योंकि बेटा वो गोलाकार जिस जानवर में हो जाता है ना, वो गोल गोल चक्कर काटता रहता है, इसलिए इसको क्या बोल देंगे, सर्कलिंग डिजीज भी बोल देते हैं, या साइलेज रोग भी बोल देते हैं, साइलेज की वजह से भी हो जाता है ये। और सिपिंग फीवर, ब्रुसेलोसिस को नहीं बोलते बेटा। फिर किसको बोलते हैं सिपिंग फीवर, सिपिंग फीवर किसको बोल दिया, जो एचएस है, सॉरी, जो एचएस है या गलगोटू है। एचएस हो गया जिसका दूसरा नाम क्या है, गलगोटू, उसको उसका दूसरा नाम क्या है, सिपिंग फीवर। ठीक है, तो सिपिंग फीवर दूसरा नाम किसका हो गया, एचएस या गलगोटू का। चलो भाई अगला चलते हैं फिर, कि पशुओं की पहचान की डेयरी गाय में सर्वाधिक उपयोग में ली जाने वाली स्थायी विधि कौन सी है। ठीक है, टैटोइंग, ब्रांडिंग, ईयर नोचिंग और ईयर टैगिंग। तो पशुओं के पहचान की डेयरी गाय में सर्वाधिक उपयोग में ली जाने वाली स्थायी विधि कौन सी है। तो बिल्कुल बेटा सही कह रहे हो, इसका आंसर क्या चला जाएगा, ब्रांडिंग। ब्रांडिंग क्या है बेटा, जो डेयरी गाय है ना उसके अंदर पहचान के लिए सर्वाधिक उपयोग में ली जाने वाली स्थायी विधि है। अब बेटा एक दो चीजें इसके अंदर इंपॉर्टेंट मैं कह रहा हूं ना, एक क्वेश्चन के अंदर एक से ज्यादा चीजें पढ़ेंगे अपन, तो फटाफट एक दो चीजें और इंपॉर्टेंट बता देता हूं मैं आपको। ईयर नोचिंग, ईयर नोचिंग किसके अंदर करते हैं बेटा, सुअर के अंदर करते हैं। क्या करते हैं, वी आकार का कट लगा देते हैं कान पे। तो कैसा हो गया, ईयर नोचिंग किसके अंदर करते हैं, सुअर के अंदर कर देते हैं। ठीक है, अगला बात करें अपन टैटोइंग की, तो बेटा टैटोइंग किसके अंदर करते हैं बेटा, भेड़, बकरी, बछड़े। ठीक है, इनमें सबसे ज्यादा काम में ली जाने वाला स्थायी तरीका है ये। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता ना कि भेड़, बकरी और बछड़ों में सबसे ज्यादा काम में लिए जाने वाला स्थायी तरीका कौन सा है, तो बेटा सबसे ज्यादा स्थायी तरीका कौन सा है, टैटोइंग है। ठीक है, और टैटोइंग करते कहां है बेटा, कान की जो आंतरिक सतह है उसमें दोनों शिराओं के बीच में, दोनों वेन्स के बीच में क्या करते हैं अपन, टैटो लगा देते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन, सॉरी, अरे कौन याद कर रहा है भाई इतना, गलत कथन पहचानिए बेटा। ठीक है, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लाडलो, बहुत ही मेहनत से आपका लिए तैयार किया है हर्ष सर ने, तो सारा देखना आपको। ठीक है, तो गलत कथन चुनिए। एंथ्रेक्स, इधर तो रोग लिखा हुआ, इधर जांच का नाम। एंथ्रेक्स के लिए करेंगे एस्कोली टेस्ट, मिल्क रिंग के लिए ब्रुसेलोसिस, सीएमटी का रेबीज और जोनी टेस्ट का जोहनी डिजीज। तो इसके लिए कौन सा कथन गलत है बेटा, फटाफट बताओ। बिल्कुल सही कह रहे हो लाडलो, 50 का आंसर क्या चला जाएगा, सी, सीएमटी। बेटा ये गलत है, देखो एंथ्रेक्स के लिए अपन एस्कोली टेस्ट करते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए, देखो ये अपने आप में एक अलग से क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि एंथ्रेक्स के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं या कौन सी जांच करते हैं, तो बेटा एस्कोली टेस्ट करते हैं। मिल्क रिंग टेस्ट, ब्रुसेलोसिस के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, मिल्क रिंग टेस्ट करते हैं। सीएमटी के लिए करते हैं बेटा थनेला और मेस्टाइटिस हो जाता है, कौन सा, थनेला या मेस्टाइटिस के लिए अपन क्या करते हैं, सीएमटी। ठीक है, कैलिफोर्निया मेस्टाइटिस टेस्ट, या बेटा एक स्ट्रिप कप टेस्ट भी करते हैं थनेला के लिए। तो फिर गुरुजी ये रेबीज के लिए क्या करते हैं, तो रेबीज के लिए सेलर्स स्टेन द्वारा, या तो नेग्री बॉडी जो होती है, नेग्री बॉडी खास पहचान होती है ना रेबीज के अंदर, तो सेलर्स स्टेन द्वारा नेग्री बॉडी की स्टेनिंग, या तो अपन रेबीज के अंदर ये करेंगे। या एक दूसरा टेस्ट होता है कंफर्मेटरी टेस्ट, उसका नाम क्या होता है, फ्लोरोसेंट
एंटीबॉडी टेस्ट, FAT, फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट, ये करते हैं अपन रेबीज के लिए। और ये चौथा सही है बिल्कुल, जोहनी टेस्ट इसके लिए करते हैं, जोहनी डिजीज या पैराट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं ना इसको, जोहनी डिजीज को। तो अगला क्या है बेटा, ये क्वेश्चन कल जिसने क्लास में किया था वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा ना ये साइलेज है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन बनने का बहुत चांसेस होता है। तो साइलेज के लिए गलत कथन कौन सा है? साइलेज बनाने के लिए सबसे अच्छी फसल मक्का है, साइलेज में नमी 65% होती है, साइलेज की गुणवत्ता फ्लिग इंडेक्स से मापते हैं, कोई भी कथन गलत नहीं है। तो फटाफट बताओ 51 का क्या आ जाएगा बेटा? तो 51 का चला जाएगा डी, सही कह रहे हो लाडलो, ठीक है। कि एग्जाम में दो क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन हो गए अपने आप में। एग्जाम में पहला क्वेश्चन पूछेंगे साइलेज बनाने के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी है, तो बेटा मक्का है, ठीक है। साइलेज में नमी की मात्रा कितनी होती है, तो बेटा 65% होती है, ठीक है। साइलेज की गुणवत्ता की जांच के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, किस तरीके से मापते हैं, तो फ्लिग इंडेक्स से मापते हैं। तो इसमें ये 3 क्वेश्चन हो गए एक क्वेश्चन के अंदर ही। अगला क्या है बेटा, हे के लिए सही नहीं है, देखो सही है सही नहीं है, ये ढंग से पढ़ना आपको, कहीं आता हुआ क्वेश्चन गलत मत कर देना। तो अगला क्या है, जई या एविना सेटाइवा हे बनाने के लिए सबसे अच्छी फसल है। अगला क्या है, हे में नमी 12 से 14% होती है। तीसरा क्या है, सबसे अच्छी दलहनी हे ज्वार से तैयार की जाती है। और चौथा क्या है, हे में विटामिन डी की मात्रा बढ़ जाती है। तो बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना बार रिवीजन करवा दिया लाडलो इसको आपको, तो ये तो आपको देखते ही सही करना चाहिए, ठीक है। फिर भी नहीं सही हो रहा ना, तो अब तो कम से कम इसको याद कर लेना, अब तो कम से कम इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही करो बेटा, 52 का चला जाएगा सी, ठीक है। देखो सही बात है, जई जई है ना, हे बनाने के लिए सर्वोत्तम फसल है, ये बात बिल्कुल सही है। इसमें 12 से 14% नमी होती है, ये बात भी सही है। लेकिन सबसे अच्छी दलहनी हे ज्वार से नहीं तैयार की जाती बेटा, किसके तैयार की जाती है, रिंजगा से, रिंजगा होता है ना रिंजगा, उस रिंजगा से तैयार की जाती है सबसे अच्छी दलहनी। तो इसलिए तो तीसरा क्या हो गया, सही नहीं है। और बेटा आपको पता ही है ना, हे तैयार कैसे किया जाता है, धूप में सुखाकर, सूर्य की किरणों में सुखाकर किया जाता है ना, तो इसलिए विटामिन डी की मात्रा बढ़ जाती है। तो बिल्कुल सही चल रहे हो लाडलो। अगला, साइलेज की पीएच के लिए सही पहचानिए, ठीक है। ये तो आपको बेटा 5 बार करवा दिया, अगर अभी भी गलत हो रहा है तो मतलब आप ढंग से पढ़ नहीं रहे साथ साथ में मेरे, ठीक है। वेरी गुड साइलेज को आपको मैं फटाफट वैसे ही बता देता हूं बेटा कि इसमें सही कौन सा कथन है। तो बेटा 53 का आंसर क्या चला जाएगा, सी चला जाएगा। क्यों, पुअर साइलेज आ जाओ चाहे फेयर साइलेज, दोनों से एक ही बात है, पुअर या फेयर। तो पुअर और फेयर साइलेज की पीएच कितनी होती है, 4.8 से अधिक। जो वेरी गुड साइलेज होता है उसकी पीएच कितनी होती है, 3.5 से 4.2। ये किसकी पीएच है, वेरी गुड साइलेज की। ये गुड साइलेज की पीएच नहीं है, गुड साइलेज की पीएच कितनी होती है, 4.2 से 4.5। ये क्या है, 4.2 से 4.5 गुड साइलेज की पीएच होती है। और मैंने बताया भी है कि वेरी गुड का पूछ लेंगे और आप गुड का लिखाओगे या गुड वाले के टिक लगाओगे, तो ये कंफ्यूज मत होना, सारी चीजें बताई हुई हैं आपको पहले अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो। फिर क्या है, यूरिया मिलाने के बारे में गलत है कि चारा के अंदर 4% यूरिया मिलाई जाती है, दाना के अंदर 3% यूरिया मिलाई जाती है, फीड के ड्राई मैटर का 1% यूरिया मिलाई जाती है, और 100 kg चारे में 40 किलो यूरिया मिलाई जाती है। कौन सा कथन गलत है, ये तो कल भी करवाया था आपको, ठीक है। तो ये तो गलत होना ही नहीं चाहिए बेटा, अगर कल की क्लास आपने की तभी तो करवाना बेटा। लास्ट तक क्वेश्चन किया करो, पूरे के पूरे क्वेश्चन किया करो, क्योंकि एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो सारे हम कोशिश करते हैं कि सारे क्वेश्चन ला सकें। तो बेटा इसका आंसर चला जाएगा चौथा, क्योंकि कल जिसने किया है नहीं किया तो आज कर लेना बेटा। 40 किलो नहीं मिलाते बेटा, क्या करते हैं 100 किलो चारे के अंदर अपने 100 kg चारे में 40 लीटर मिलाते हैं पानी, और यूरिया कितना मिलाते हैं, सिर्फ 4 kg, मतलब कि सूखे चारे का 4%, ठीक है। तो 100 kg चारे में कितना अपन यूरिया मिलाएंगे, 4 kg मिलाएंगे, क्योंकि 4% मिलाते हैं ना, तो 4 kg मिलाएंगे, और 40 लीटर मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं 40 लीटर, ठीक है। तो इसका आंसर चलाएगा, अगर पूछे ना चारे में कितना मिलाया जाता है तो 4% मिलाया जाता है, दाने के अंदर मिलाया जाता है 3%, फीड के अंदर मिलाया जाता है ड्राई मैटर के हिसाब से 1%। अगला कि सही मिलान नहीं है, कौन सा सही मिलान नहीं है बेटा। पहला क्या है, बरसीम, बरसीम का वैज्ञानिक नाम क्या है, ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम। ओट को वो है ओराइजा सेटाइवम, रिजगा का क्या है, मेडिकागो सेटाइवा, और ज्वार क्या है, सोरगम बाइकोलर। तो कौन सा कथन इसमें सही नहीं है,
तो देखो मैं ही खुद ही बता देता हूँ इसका, तो आपको इसका आंसर चला जाएगा बी। बेटा बरसीम का देखो वैज्ञानिक नाम क्या है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना कि बरसीम का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रियम जेंड्रिनम है बरसीम का तो वैज्ञानिक नाम। ठीक है, रिजगा या ल्यूसर्न कह लो, तो रिजगा का वैज्ञानिक नाम क्या है, मेडिकागो सेटाइवा। ठीक है, ज्वार का पूछ ले एग्जाम में तो ज्वार का क्या है, तो बेटा ज्वार को सोरगम बोलते हैं, तो सोरगम बाइकोलर किसका वैज्ञानिक नाम है, ज्वार का। अब देखो ओट का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो बेटा ओट का वैज्ञानिक नाम है एविना सेटाइवा। एविना सेटाइवा ये क्या है, ओट का वैज्ञानिक नाम है। तो फिर ये किसका नाम है, ओराइजा सेटाइवा, ये किसका नाम बेटा, तो अगर पूछ रहे ना चावल का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो बेटा चावल का वैज्ञानिक नाम है ओरिजा सेटाइवा। तो बेटा देखो एक से ही 6-7 पता लग गया ना आपको, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, फटाफट चलते हैं पर आगे, क्योंकि बिल्कुल ही टाइम कम बच रहा है, तो फटाफट अपनी आंखों के सामने से या एक बार बेटा चीज़ों को सुन लेते हैं ना, तो चीज़ें याद रह जाती हैं, तो इसीलिए मैं आपको फटाफट रिविजन करवा रहा हूँ। कौन सा कथन गलत नहीं है, मतलब सही है, कौन सा कथन सही है, गलत नहीं है का मतलब क्या है कि कौन सा कथन सही है, तो फटाफट बताओ, ये तो कल ही बताया आपको। ठीक है, तो इसका आंसर चला जाएगा चौथा, क्योंकि तो कल ही बताया हुआ आपको, ढंग से बताया हुआ यार। बेटा रूमन की पीएच कितनी होती है, 6.5 से 6.8। रूमन का तापमान कितना होता है, 39 डिग्री सेंटीग्रेड, 39 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, रूमन का तापमान होता है। और रूमन के अंदर मुख्य रूप से CO2 और CH4 यानी कि मीथेन, ये 2 गैस पाई जाती है रूमन के अंदर। इसीलिए तो कह रहा हूं ना बेटा हर क्लास इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्वेश्चन रिपीट किया है सर ने, हर सर ने क्वेश्चन रिपीट क्यों किया है, क्योंकि बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ये मस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो चाहते हैं कि ये जो क्वेश्चन कम से कम इंपॉर्टेंट है वो तो आपके गलत होने ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो अगला सही मिलान कीजिए। तो बेटा आपको सही मिलान मैं ही करवा देता हूं इनका रिवीजन, क्योंकि ये क्या है इसमें तो बहुत, वैसे तो आप करोगे ना तो टाइम लग जाएगा, क्योंकि इसका ऑप्शन ऐसे दिए हुए हैं। तो बेटा ये ऐसे क्वेश्चन इसलिए दिए हुए हैं आपको ताकि आपके एक क्वेश्चन के अंदर ही 6-7 चीज़ों का रिवीजन हो जाए, या 6-7 जो क्वेश्चन करने से और सुनने से क्या चीज़ें दिमाग में बैठ जाती हैं, तो इसीलिए ये एक साथ दिया। ऐसा पेपर नहीं आएगा आपका, इतना बड़ा पेपर नहीं आएगा आपका। ठीक है, तो देखो पहला क्या है, विटामिन ए। विटामिन ए की वजह से क्या होता है, विटामिन ए की वजह से होता है बेटा न्यूट्रिशनल राउप। तो पहले के साथ मिलान क्या हो जाएगा, पहले के साथ मिलान हो जाएगा चौथा। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है, न्यूट्रिशनल राउप, ये क्वेश्चन आपको पहले दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्या है, विटामिन B2। तो विटामिन B2 की वजह से क्या होता है बेटा, कल्ड टो पैरालाइसिस। विटामिन B2 की वजह से क्या होता है, कल्ड टो पैरालाइसिस, ये भी आपको पहले क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, विटामिन ई, विटामिन ई की वजह से या विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है बेटा, तो बिल्कुल सही कह रहे हो, क्या होता है, विटामिन ई की कमी से क्रेजी चिक डिजीज। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारे, ये सारे कोई सा भी क्वेश्चन उठ के आ सकता है इनमें से। ठीक है, तो ठीक है, तो अगला विटामिन B1। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होगा, पोलीन्यूराइटिस। विटामिन बी की कमी से कौन सा हो जाएगा, पोलीन्यूराइटिस। और विटामिन डी की कमी से कौन सा हो जाएगा, ये पेंगुइन लाइक आसन। ठीक है, तो ये इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो बेटा। अगर आपको देखो ये विटामिन से मिनरल की कमी से होने वाले रोग, ये क्या है बार बार आदमी भूल जाता है या कंफ्यूजन हो जाता है, तो आपको बोलो गुरुजी सही बात है आपकी बिल्कुल, तो लाड लो ये तुम लिख लो एक पेज में कि अपने को विटामिन का रिवीजन करना है, या जो जो चीज भूल रहे हैं उनका रिवीजन करना है। एग्जाम से पहले दिन आप उनका रिवीजन पक्का करके जाना, नहीं तो बेटा 4-5 दिन पहले पढ़ा हुआ होगा ना तो फिर बिल्कुल ही नहीं याद आएगा। एक दिन पहले पढ़ा हुआ होगा तो कम से कम थोड़ा बहुत याद तो आ जाएगा ना, ऑप्शन देख के याद आ जाएगा, क्या पता। अगला मिलान कीजिए, तो ये मिलान भी आपका मैं ही करवा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको पहले करवाए हुए हैं, तो इंपॉर्टेंट है वही चीज डाली है हमने। पहला क्या हो गया, कॉपर। तो कॉपर की वजह से क्या होता है आप सबको पता है, सही है बेटा, स्टीली वुल। देखो जिसको आता है ना वो खुद मेरे से पहले मिला लो, ठीक है कि भाई गुरुजी फिर मिलान कर लेना जैसे मैं मिलाऊं। तो कॉपर की कमी से कौन सा होता है रोग, स्टीली वुल हो जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है, जिंक। तो जिंक की वजह से क्या होता है, गाय में हाइपरकीरोटोसिस क्या होगा, जिंक की वजह से होता है, जिंक की कमी से गाय में हाइपरकीरोटोसिस। ठीक है, एमएन यानी कि मैग्नीज, इसी कमी से कौन सा होता है बेटा, एमएन की कमी से स्लिप्ड टेंडन। ये स्लिप्ड टेंडन किसकी वजह से होगा, मैग्नीज की कमी से। ठीक है, और सेलेनियम, सेलेनियम की कमी से क्या होता है बेटा, मस्कुलर डिस्ट्रोफी।
ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी किसकी वजह से होगा? सेलेनियम की कमी से हो जाएगा। और आयरन की कमी से तो होता ही है क्या? पिगलेट एनीमिया। अरे कल इसका ट्रीटमेंट भी तो बताया था ना कि FeSO4 का है तो घोल पिला देंगे, या इसके थनों पे, सूर्य के थनों पे लेपन कर देंगे, या आयरन डेक्सट्रिन का चौथे दिन और 14वें दिन क्या करेंगे? अपने इंजेक्शन लगा देंगे। तो ये हो गया मिलान। अगला 59 क्वेश्चन, गलत मिलान नहीं है मतलब कि सही मिलान कौन सा? देखो क्वेश्चन को पढ़ना ढंग से है। गलत मिलान नहीं है मतलब सही मिलान पूछ रहा है ये अपने से। तो ओविपोजिशन, इंक्यूबेशन, हेचिंग, ये चीजें आपको बताई थी कल आपको ना। तो ओविपोजिशन क्या होता है बेटा? कौन सा मिलान है? इसका आंसर क्या जाएगा? फटाफट बताओ मेरे को। 59 का आंसर तो बिल्कुल अब तक आपने कर दिया होगा। तो इसका आंसर जाएगा बेटा 59 का चौथा। बेटा ये 3 क्वेश्चन है अपने आप में। कैसे? पहला क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि अंडा देने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ओविपोजिशन। ठीक है, अंडे को सेने की प्रक्रिया को, कि अंडे के ऊपर बैठ जाती है ना मुर्गी और फिर उसको सेती है, तो अंडे के सेने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन बोलते हैं बेटा। ठीक है, और अंडे से चूजे के बाहर निकलने की प्रक्रिया, इसको बोलते हैं हेचिंग। तो बेटा तीनों के तीनों क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों के तीनों आपस में एक साथ लिखे हुए हैं, तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्या है बेटा? सजीव उत्तकों एवं निर्जीव उत्तकों पर क्रम से उपयोग में लिया जाता है। डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक एंटीसेप्टिक या डिसइंफेक्टेंट डिसइंफेक्टेंट। कौन सा ऑप्शन जाएगा इसमें? तो देखो बेटा आपके लिए आज हम फिर 30 क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, तो जिस लाडले ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, अरे हर्ष सर आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, इतना प्यारा पेपर बनाया, तो लाडलो 2 सेकंड निकालना है आपको सिर्फ अपने। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तो आप अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जो भी तो अपने प्यारे हैं ना, लाडले हैं, हम जैसे आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी अपने दोस्तों को सपोर्ट करो ना। तो दोस्तों को भी अपने क्या करो, ये शेयर जरूर कर देना कि भाई तू भी पढ़ ले एक बार यार, इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो बेटा इसका आंसर चला जाएगा 50 का बी। तो बेटा सजीव उत्तकों पर क्या करते हैं? सजीव उत्तकों पर काम में कौन सा लेते हैं बेटा? एंटीसेप्टिक काम में लेते हैं। डिसइंफेक्टेंट सजीव पर काम में नहीं लेते। डिसइंफेक्टेंट कहाँ काम लेते हैं? निर्जीव पे। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा? बी। सजीव उत्तकों पर काम में लिया जाता है एंटीसेप्टिक, और निर्जीव सतह पर क्या काम में लिया जाता है? डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, ये कल भी आपको एक इंपॉर्टेंट ये डिसइंफेक्टेंट वाला क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक है, तो लाडलो ये हमने क्या किया, पूरे क्वेश्चंस करवा दिए हैं। अगले क्लास में आपको सुबह कैसा, पहले तो आपको ये क्लास कैसी लगी वो बताना। ठीक है, कमेंट में लाइक शेयर करना, और बेटा सब्सक्राइब तो करना ही है। और भी मैं सारी क्लासों के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने के लिए आपकी कोशिश करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहना भाई। धन्यवाद, खूब मेहनत करो बेटा। देखो एंड टाइम चल रहा है, तो जितना मेहनत कर सकते हो ना, जितना रिवीजन कर सकते हो, जिन जिन टॉपिकों का आपको ढंग से नहीं आते, जो बार बार में भूल रहे हो, उनका रिवीजन करो। ठीक है, जो बार बार में भूल रहे हो उनको लिख लो, ताकि एग्जाम से 1-2 दिन पहले आप उनका रिवीजन कर सको। तो हम चाहते हैं भाई हमारे भाइयों का, छोटे भाइयों को सिलेक्शन हो जाए। ऑल द बेस्ट, जम के मेहनत करो भाई।